हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे हिंदी की और हिंदी में हमने कुछ एक टॉपिक देखे थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और वो अपना नया टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? शब्द विचार, मतलब बात करेंगे शब्द के बारे में। तो हम पहले से बात कर ले कि शब्द कहेंगे किसे। तो ये आप सबको पता है कि शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द कहलाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहेंगे, तो शब्द अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो शब्द है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, आप नोट डाल के। वो बात क्या है? बात यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या अक्षर है। हम वर्ण विचार टॉपिक में बात कर चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण, या उसी को क्या कहेंगे? अक्षर। ये भी कौन से? लिखित भाषा की। अगर मौखिक भाषा की कह ले तो फिर क्या हो जाएगी? वो ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। लेकिन हमें अगर ये पूछे कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों? शब्द अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे बात करें कि शब्द का हम वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है ना, हम उन शब्दों के कई आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे शब्द है, एक तो हम शब्द का जो वर्गीकरण करेंगे वो हम करेंगे अपने किसके आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर। एक तो हम क्या करेंगे? प्रयोग के आधार पर। एक हम शब्द देखते हैं अपने रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक है। एक हम शब्द देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और एक और हम शब्द देखेंगे, वो मैं यहां पे लिख दूंगा, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। दोस्तों, हम शब्दों का वर्गीकरण इतने आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अपने जो शब्द हैं वो अर्थ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होंगे विकारी शब्द। क्या होंगे दोस्तों? विकारी शब्द। और एक होंगे अपने अविकारी शब्द। क्या होंगे? अविकारी शब्द। ये किसके आधार पे दोस्तों? तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण है। कई बार हमसे सिंपल सा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रयोग के आधार पे शब्दों का भेद है, कौन सा रचना के आधार पे शब्दों का भेद है। अगर हम दोस्तों बात करें रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द। कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिनको, जो किसी के लिए रूढ़ हो चुके हैं, हमें नहीं पता वो शब्द। जैसे गाय को गाय क्यों कह रहे, मनुष्य को मनुष्य क्यों कह रहे, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। फिर दो रूढ़ शब्दों के योग से मिलके जो बने होते हैं वो शब्द होते हैं यौगिक शब्द। क्या कहलाते हैं वो? यौगिक शब्द, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक भी है और रूढ़ भी है। मतलब यौगिक होने के बाद में मिलके बने हैं दो शब्दों से, लेकिन वो किसी विशेष के लिए वापस रूढ़ हो चुके हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं, और ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं दोस्तों? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये अपने रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अपने उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे भी शब्द
तीन चार प्रकार के होते हैं। मैं दोस्तों अर्थ के आधार पे शब्द आपको फिर थोड़ी देर बाद वापस आगे बताने वाला हूं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे अगर हम शब्दों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं एक तो अपने तत्सम शब्द। कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो शब्द संस्कृत से ऐसे कैसे बिना किसी परिवर्तन की हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। एक होते हैं तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति तो संस्कृत से है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा रूप चेंज करने के बाद में जिनका प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। फिर एक होते हैं अपने विदेशी शब्द, मतलब विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? विदेशी शब्द। और एक और अपने शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में देशज बोलियों में बोले जाते हैं और उन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होने लग जाता है तो वो अपने कहलाते हैं देशज शब्द। इनके अलावा भी एक और प्रकार के अपने और शब्द होते हैं, वो शब्द है अपने देशज शब्द। और इन्हीं के जैसे और शब्द हैं वो जो प्रयोग होते हैं अपने, वो है अपने संकर शब्द। कौन से शब्द? संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं, अलग अलग भाषा। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अलग भाषा का है, गाड़ी अलग भाषा का है, तो ऐसे रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। तो ऐसे संकर शब्द अपने होते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि शब्द प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के, एक तो विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर अपने शब्द तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर शब्द। अब हम बात करने वाले दोस्तों अर्थ के आधार पर अपने शब्द कौन कौन से होते हैं। अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों के बारे में बात करें तो अर्थ के आधार पर जो अपने शब्द होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से शब्द होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों के बारे में बात करें दोस्तों तो अर्थ के आधार पर अपने जो शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं कौन कौन से? तो अर्थ के आधार पर अपने शब्द हैं अपने जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक, श्रुत सम भिन्नार्थक, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ठीक है। और आप आदि लगा दो जो अपने अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह जो भी शब्द आते हैं वो सब शब्द अपने किसके आधार पे है? अर्थ के आधार पे वो शब्द हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात करी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां से कि आज हम स्टार्ट करें अपना शब्द विचार टॉपिक। शब्द विचार में हमने बात करी कि शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का सार्थक समूह, ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है जब वो सार्थक होना चाहिए। अगर आप वर्ण तो ऐसे ही मिल जाए, लेकिन वर्ण ऐसे ही मिलने मात्र से, जैसे मैंने ये ल म का ये कर दिया, अब ये वर्ण मिल गए, ये शब्द नहीं है, ये शब्दों का निरर्थक समूह है। अब इसको सार्थक करेंगे और मैंने इसको ये ऐसा कमल लिख दिया तो इसका कमल का एक निश्चित कुछ अर्थ निकलता है, ये शब्द है। जब तक उनका अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो शब्द नहीं कहलाएंगे। शब्द अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इससे जो छोटा होता है वो होता है वर्ण, और वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? तो अपने क्या है? शब्द हो जाएगा। अगर ऐसे और भी पूछे कि अपने भावार्थ के आधार पर या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये भाव यहां से भी, शब्द से भी भाव स्पष्ट नहीं होता है। शब्द का भाव क्या है, भाव के हिसाब से उसका अर्थ क्या आएगा, ये हमें जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसका अर्थ हमें पता चलेगा। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है, या भावों के आधार पर वाक्य होगा। क्योंकि अगर मैं जैसे कमल है, अब इसका क्या अर्थ है आपको कमल का अर्थ भी पता नहीं चलेगा। अब मैंने वाक्य दे दिया कि कमल पड़ रहा है, तो आप कह दोगे कि कमल का अर्थ यहाँ क्या है? लड़का है। लेकिन मैंने कहा कमल खिल रहा है, अब आप यहाँ कह दोगे ये तो कमल फूल है। तो ये इस कमल का अर्थ कमल है या फिर लड़का है, किसी लड़के का नाम है, ये आपको कब पता चला? जब आपने इसका वाक्य में प्रयोग किया। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने आगे ये बात करी कि अपने विभिन्न शब्दों का हम वर्गीकरण करते कैसे करते हैं? प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो शब्द होते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रखना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट सीधा यहां से प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है? ऐसे दे देंगे विकारी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर।
और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, सूक्ष्म, भिन्नार्थक, अनेकार्थक आदि ये जो शब्द है ये अपने अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण होते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे आज मुख्य रूप से, तो हम बात करने वाले हैं प्रयोग के आधार पर। हम यहां से शुरू करेंगे और वहां ले जाके खत्म करेंगे। मैं नया पेज इसलिए लेता हूं। हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, प्रयोग के आधार पर हम शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने बात करी कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक है अपने अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है दोस्तों। तो विकारी शब्द का मतलब क्या है, अब हमें समझना पड़ेगा ऐसे। विकारी शब्द का विकार, विकार देखो विकारी शब्द में इसमें विकार है मूल, ठीक है। विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन का इस मतलब होता है क्या, बदलाव। मतलब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं हो, विकार नहीं हो, बदलाव नहीं हो। तो बदलाव या विकार कौन करते हैं, बदलाव विकार जो परिवर्तन करते हैं वो विकारक होते हैं। कौन होते हैं विकारक, लिंग, वचन, कारक, कारक, काल और क्या है, पुरुष। आप किसी शब्द का लिंग चेंज करोगे, वाक्य का वचन चेंज करोगे, कारक चेंज करोगे, काल चेंज करोगे, पुरुष चेंज करोगे। अगर आप इनमें से कोई भी चेंज कर रहे हो और उस शब्द के जो प्रयोग है उसमें अगर कोई बदलाव आ जाता है तो वो बदलाव जिसमें आता है वो शब्द कहलाता है विकारी शब्द। क्या कहलाता है, विकारी शब्द। ये सब क्या है दोस्तों, ये विकारक है। ये भी अपने सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से विकारक है और इसमें संज्ञा, लिंग, वचन, कारक दे दे। ये विकारक नहीं है तो फिर संज्ञा विकारक नहीं है, ठीक है। विकारक कौन कौन से जो परिवर्तन लाने वाले हैं, वो लिंग है, वचन है, कारक है, काल है और पुरुष है। और ये शब्द क्या कहलाते हैं, विकारक कहलाते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हम अविकारी की बात करें तो इसमें विकार है और आगे दोस्तों क्या लग रहा है, अ प्लस विकारी, अ इसमें उपसर्ग लग रहा है और अ उपसर्ग किसके अर्थ में आया है, यहाँ पे नहीं के अर्थ में। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, विकार नहीं। मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अविकारी शब्द की, कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वो तो क्या है, अविकारी। और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो क्या है दोस्तों, विकारी शब्द है। वो क्या है, विकारी शब्द। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम ये चीज समझने वाले हैं। देखो आप जैसे कैसे परिवर्तन होता है, जैसे मैं एक वाक्य देता हूं, वाक्य है मेरा अच्छा लड़का निकट बैठा है, ठीक है दोस्तों। ये एक अपने सामने वाक्य है। देखो इस वाक्य को आप अगर प्रथम दृष्टया देखोगे, मेरा अच्छा लड़का निकट बैठा है, इस वाक्य में लिंग कौन सा है। अगर हम इस वाक्य में दोस्तों लिंग की बात करें तो इस वाक्य में कौन सा लिंग है, इस वाक्य में पुल्लिंग, इस वाक्य में पुल्लिंग है। अब मैं इस वाक्य का लिंग चेंज करता हूं और मैं इसी वाक्य को बना देता हूं स्त्रीलिंग में। अगर मैं इस वाक्य को स्त्रीलिंग में चेंज करूं तो देखो इनमें किस किस में परिवर्तन होता है। मेरा में क्या हो जाएगा, मेरी, अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छी, लड़की, निकट बैठी हैं, ठीक है सहायक क्रियाएं तो इसके साथ ही साथ जाएगी। तो मेरी अच्छी लड़की निकट बैठी है, ये मैंने इसमें लिंग चेंज किया। ये एक वचन का वाक्य है, पुल्लिंग और क्या है दोस्तों, एक वचन है। अगर मैं इसी वाक्य को स्त्रीलिंग में कर दिया, ठीक है, और अब मैं इसको बहुवचन में अगर चेंज करूं, जैसे बहुवचन में चेंज करूं, बहुवचन में अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये वाक्य क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरे, मेरे अच्छा का क्या हो जाएंगे, अच्छे लड़के निकट बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने एक वाक्य था अपना, ये मेरा अच्छा लड़का निकट बैठा है। इसमें हमें ये देखना है कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द है। मैंने इसी ये वाक्य पुल्लिंग और एक वचन का था, मैंने इसी वाक्य को स्त्रीलिंग में चेंज किया और मैंने इसी वाक्य को बहुवचन में चेंज किया। अब देखो इनमें जिन जिन में परिवर्तन आया वो तो है क्या, विकारी शब्द।
क्योंकि इसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर परिवर्तन आ चुका है, और जिनमें परिवर्तन नहीं आया वो क्या है दोस्तों, अविकारी शब्द हो जाएंगे। अब देखो इसमें किस किस में परिवर्तन आया, देखो मेरा में मेरा, मेरी, मेरे हो गया, ठीक है, अच्छा का अच्छी, अच्छे हो गया, लड़का का लड़की, लड़के हो गया, ठीक है दोस्तों। निकट में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया, बैठा, बैठी, बेटे, और है तो सहायक क्रिया इसके साथ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो मेरा मेरी क्या है, तो मेरा मेरी दोस्तों क्या है, सर्वनाम है। मेरा मेरी क्या है, सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, अच्छी, अच्छे क्या है दोस्तों, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, हम आगे बात करने वाले हैं। लड़का, लड़की, लड़के क्या है दोस्तों, तो ये संज्ञा है, क्या है, ये संज्ञा है। अब देखो निकट में कोई परिवर्तन नहीं आया, बैठा बेटी में आ गया, तो बैठा बेटी क्या है दोस्तों, क्रिया है। बैठा बेटी है, ये क्या है दोस्तों, क्रिया है। तो देखो, और अब इनमें जो परिवर्तन नहीं आया, किसमें परिवर्तन नहीं आया, तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया ना। अब जो इनमें अगर परिवर्तन नहीं आया ना, तो दोस्तों ये आप समझो कि ये अविकारी है। ये क्या है, अविकारी शब्द है, ठीक है। तो हम अविकारी वैसे बाद में पढ़ने वाले हैं, उस समय हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि अपने विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अगर हमसे पूछे तो विकारी शब्द संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है दोस्तों, विकारी शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने भी यहाँ पे तो बात करी कि विकारी अविकारी कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमने बात कर ली विकारी शब्द कौन कौन से। एक तो होता है संज्ञा, एक होता है अपने क्या, सर्वनाम, और एक क्या है, क्रिया, और एक क्या है दोस्तों, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम यहां से अपना एक एक टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। हम संज्ञा अलग से पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। आपको यहां से ये याद रखना है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन या बदलाव। तो विकारी में जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है वो तो विकारी, और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अविकारी। और जो परिवर्तन करने वाले जो इकाइयां हैं वो विकारक कहलाते हैं। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवर्तन करते हैं वो लिंग एक विकारक है, वचन विकारक है, कारक विकारक है, काल विकारक है, पुरुष एक विकारक है। तो दोस्तों अब हम यहां से अपने ये अलग से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आज का अपना हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संज्ञा। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, संज्ञा स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, संज्ञा भी नहीं है ये, संज्ञा क्या है दोस्तों, संज्ञा हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम दोस्तों शब्द को तोड़े इसको, तो ऊपर क्या आ रही है, बिंदी आ रही है, और मैंने आपको बताया ना कि बिंदी का म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो म की बिंदी बनती है। तो ये बिंदी किसकी बनी है, म की ये बिंदी बनी है। किसकी बिंदी बनी है, ये म की बिंदी बनी है। तो इसके टुकड़े क्या होंगे दोस्तों, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे सम्यक, सम्यक, सम का अर्थ क्या है, सम्यक, और ज्ञा का अर्थ ज्ञान, ज्ञान। सम्यक का अर्थ भी अगर आपको नहीं पता चले तो दोस्तों सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या होता है, संपूर्ण। तो फिर सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हो गया, संपूर्ण ज्ञान कराने वाली, ज्ञान कराने वाली। मतलब संज्ञा एक ऐसी इकाई है जो आप किसी के भी बारे में आप संज्ञा बोलोगे तो वो संपूर्ण ज्ञान करा देगी, ठीक है। मतलब उसके नाम लेने मात्र से संज्ञा बोलोगे आप उसको, और उससे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको उसके बारे में, ठीक है। अगर साइंस की भाषा में ये कहे कि हमारे चारों ओर क्या है, हम किससे ढके हुए हैं, तो हमारे चारों ओर क्या है दोस्तों, वस्तु है, पदार्थ है। भाई साइंस में अगर कोई पूछे आपके, तो साइंस के टीचर आपको यही कहते होंगे कि हमारे चारों ओर पदार्थों से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर कोई आपको हिंदी की भाषा में कहे कि हम चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं, तो हम संज्ञा से घिरे हुए हैं। क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। किसी का कुछ भी नाम है, जिसका जो भी नाम है वो दोस्तों क्या है, संज्ञा है। जिसका भी जो भी नाम है वो सब कुछ क्या है, संज्ञा है। तो संपूर्ण ज्ञान कराने वाली, और उस नाम से उसके बारे में हमें क्या हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ये तो हमने बात करी कि संज्ञा है क्या, सम प्लस ज्ञा के योग से बना है। सम का मतलब सम्यक, सम्यक का मतलब भी क्या है, संपूर्ण, और ज्ञा का मतलब क्या है, ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान कराने वाली। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं संज्ञा कहते किसे। तो संज्ञा हम कहेंगे किसे, संज्ञा परिभाषा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि और भी कोई अगर चीज बच गई, भाई सृष्टि में है क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति में आपके जानवर, इंसान वगैरह सब कुछ आ गए, कोई वस्तु है, स्थान है कोई, या फिर भाव है, हमारे जो संवेग है वो होते हैं, तो आदि। और इसके अलावा अगर और कुछ भी बच गया, जिसका जो भी नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि
के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लो आप, राम, श्याम, राम। ठीक है, किसी वस्तु का नाम कलम, बोर्ड, कुछ भी ले लो आप। स्थान का नाम देश, भारत, और भाव का नाम ले लो आप दुख, सुख, कुछ भी ले लो आदि। ये कुछ एक संज्ञा शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए। बाकी हम और आगे संज्ञाओं के बारे में बात करने वाले। फिर दोस्तों हम आगे अगर बात करें कि संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने भेद है दोस्तों? 3 भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है। कौन कौन से हैं 3 भेद? तो संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और एक है आपके भाववाचक। कौन सा है? भाव, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें से भी दोस्तों कुछ एक विद्वान व्यक्तिवाचक के और 2 भेद मानते हैं। वो 2 भेद हैं, एक तो अपने द्रव्य, या इसी को कहेंगे द्रव्य या फिर क्या कहेंगे? पदार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, और एक अपने समूह या समुदायवाचक। समूह, या इसी को क्या बोलेंगे? समुदायवाचक। ठीक है, आगे हम बहुत अच्छे तरीके से इन सबको समझने वाले हैं। कुछ एक विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। 5 भेद मानने वाले जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है उनको भी अलग से भेद मान लेते हैं। बाकी द्रव्यवाचक और जातिवाचक के उपभेद है। और अगर ऑप्शन में द्रव्य या समूह नहीं है तो आप उन शब्दों को जातिवाचक के अंतर्गत मान सकते हो। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे दोस्तों हम किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। विशेष का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराएगी वो क्या कहलाएंगे? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द होंगे ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जगत में, मतलब संसार में एकमात्र व विशिष्ट होती है। मतलब उसके जैसी और कोई चीज नहीं होगी, वो एक अकेली होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जगत में एकमात्र व विशिष्ट होती है। ठीक है, होती है, मतलब उसके जैसी और कोई चीज नहीं होगी। एक और चीज, हमेशा एक वचन में प्रयोग। अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में अगर आप प्रयोग कर लोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों क्या हो जाएगी? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? आपके जातिवाचक बन जाएगी। हमेशा एक वचन में प्रयोग, एक वचन में प्रयोग।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो और क्या हो जाएगा, एक बात और लिखने वाले हम यहां, वो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान गुणों के आधार पर नहीं की जा सकती है, की जा सकती हैं। मतलब आप, क्योंकि अगर आप गुणों के आधार पर पहचान करोगे, इसका मतलब तो आप समान गुण मिलाओगे तो वो एक से अधिक होगी, और एक से अधिक होगी तो फिर कहां से व्यक्तिवाचक रहेगी? वो तो जातिवाचक हो जाएगी। तो गुणों के आधार पर जो पहचान करते हैं वो जातिवाचक संज्ञा की करते हैं, ये हमेशा एक वचन में होगी। अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, कोई व्यक्तिवाचक शब्द है और उसका अगर आपने बहुवचन में प्रयोग कर दिया तो वो वहां पे जातिवाचक बन जाएगी। कैसे बनेगी मैं आपको चेंज करके बताऊंगा आगे। एक बार हम व्यक्तिवाचक देख रहे हैं, फिर हम जातिवाचक भी एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद दोनों के मिक्स में उदाहरण करने वाले हैं, तब हमें जाके सही से पता चलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जगत में एक और विशिष्ट होती, एकमात्र होगी और वो विशिष्ट होगी। मतलब उसके जैसी, विशिष्ट होने का मतलब क्या है कि उसके जैसी और कोई चीज नहीं होगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ एक उदाहरणों के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा लिखने के बाद फिर हम मिक्स में उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, तो जैसे हम उदाहरणों के बारे में बात करें तो जैसे उदाहरण क्या होंगे अपने, जैसे भाई एक विशिष्ट है, जैसे आप बताओ किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे कोई नाम है रमेश, तो भाई अब आप ये सोच रहे होंगे सर रमेश नाम वाले तो बहुत सारे होंगे, क्या जिस रमेश की हम बात करें, जिस रमेश के गुणों की हम बात करें वो सेम गुण क्या दूसरे रमेश में मिल जाएंगे? क्या हम जिस रमेश की बात करते हैं, हम जिसे जानते हैं वो अलग रमेश है, दूसरा रमेश कोई अलग है, तो वो विशिष्ट है रमेश। ठीक है, आप जैसे किसी पशु का भी नाम ले सकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। ठीक है, आप किसी देश का नाम ले सकते हो, भारत, भारत एक ही है। ठीक है, आप किसी राज्य का नाम ले सकते हो, जैसे राजस्थान, तो कोई सा भी राज्य हो गया। आप किसी, जैसे भारत, अगर मैंने कहा देश तो देश जातिवाचक हो जाएगा, और भारत उसमें विशिष्ट हो गया, तो क्योंकि देश तो बहुत सारे हैं, देश का तो एक निश्चित गुणों के आधार पर के ये गुण होंगे तो वो देश कहलाएगा, ये क्राइटेरिया होगा तो वो राज्य का उसको दर्जा मिलेगा, तो वो विशिष्ट नहीं होता है। फिर विशिष्ट क्या है? भारत है, राजस्थान, चेतक। ठीक है, और आप किसी, जैसे नदी है तो नदी जातिवाचक हो जाएगी, किसी एक नदी का नाम ले लिया, जैसे आपने गंगा नदी, तो फिर गंगा नदी क्या हो जाएगा आपकी? गंगा नदी, नदी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि गंगा आप किसी औरत का नाम समझ जाओगे, गंगा नदी। ठीक है, या फिर किसी पर्वतमाला का नाम ले लिया, हिमालय, हिमालय पर्वत। ठीक है, किसी आपने महाद्वीप का नाम ले लिया, एशिया महाद्वीप। ठीक है, किसी महासागर का नाम ले लिया, प्रशांत महासागर, किसी झील का नाम ले लिया आपने, सांबर, तो विशिष्ट है। अब देखो इसमें भी अगर आपने झील कहा जातिवाचक, झील का नाम लिया व्यक्तिवाचक, महासागर कहा आपने जातिवाचक, लेकिन महासागर का नाम लिया तो फिर व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये आदि लगा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे हम लिखते जाए तो ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। अगर हमें समझ में आ गया तो मैं एक उदाहरण से ही अपना काम हो जाएगा, और समझ में अगर हमें नहीं आया तो फिर हम कितने ही उदाहरण कर ले, कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या, एक बार हम जातिवाचक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम दोनों का मिक्स में उदाहरण करते हैं। तो हम अब दूसरी बात करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो व्यक्ति वस्तु स्थान आदि की जाति या उसी को कहेंगे वर्ग, मतलब पूरा उसमें वर्ग आएगा, वर्ग का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं।
जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जातिवाचक संज्ञा शब्दों के हम उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? उदाहरणों के बारे में। देख लो उदाहरण कैसे हो जाएंगे इसके, कि देखना, जैसे हमने ऊपर रमेश लिखा ना, तो रमेश क्या है? एक इंसान है, तो इंसान में कौन सा हो जाएगा? इंसान आपके जातिवाचक। चेतक क्या है? एक घोड़े का नाम है, तो घोड़ा क्या है? जातिवाचक। अब घोड़े बहुत सारे हो गए ना, घोड़ा कहने मात्र से किसी एक घोड़े के बारे में माइंड में थोड़ा आता है, तो चेतक विशिष्ट हो गया, जबकि घोड़ा सामान्य हो गया, बहुत सारे घोड़े। भारत क्या है? एक देश है, तो देश आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? देश क्या हो जाएगा अपने? जातिवाचक। राजस्थान क्या है? एक राज्य है, तो एक राज्य विशेष का नाम है ना। गंगा क्या है? एक नदी है, तो नदी आपके क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हिमालय क्या है दोस्तों? एक पर्वतमाला है, तो पर्वत ये अपने क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक। एशिया क्या है? एक महाद्वीप है, तो महाद्वीप में दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी? महाद्वीप अगर शब्द आता है तो जातिवाचक। प्रशांत क्या है? एक महासागर है, तो महासागर अगर शब्द आया तो आपके कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। और सांबर क्या है? एक झील है, तो फिर ये क्या हो जाएगी? आपके जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये तो हमने इनके बारे में जो बात करी ऊपर, उन्हीं के बारे में बात कर ली। अब आपको सिंपल से तरीके से इसको समझना है कि जैसे मैं यहां पे लिखूंगा, क्या एक छोटी सी हम इंडेक्स बनाते हैं, यहां पे तो मैं लिखूंगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। और यहां पे हम नीचे लिखने वाले हैं जातिवाचक, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, हमें यहां से इसको क्या करना है? हमें समझना है। अब देखो आप कैसे इसमें व्यक्तिवाचक जातिवाचक होगा, और जातिवाचक से वापस क्या होगा? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसमें आ जाएंगे। कैसे आएंगे दोस्तों? जैसे कि मैंने नाम लिया मानव, बताओ मानव क्या है? जातिवाचक है। फिर मानव में मैंने लिखा कवि, कवि क्या है भाई? कवि बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक। अब मैंने किसी एक मानव का नाम ले लिया, जैसे मैंने किसी एक मानव का नाम लिया मोहन, तो अब ये मोहन व्यक्ति विशेष हो गया, तो व्यक्तिवाचक। किसी एक कवि का मैंने नाम ले लिया, जैसे तुलसीदास, 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 तो ये क्या है दोस्तों? ये अपने तुलसीदास क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा गांव, तो गांव दोस्तों क्या है? गांव क्या है अपने? जातिवाचक। मैंने कहा शहर, तो शहर बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक। मैंने कहा जिला, जिले बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक। मैंने कहा राज्य, राज्य बहुत सारे हैं, जातिवाचक। मैंने कहा देश, देश बहुत सारे हैं। अब मैंने किसी एक गांव का नाम ले लिया, कि जैसे अकोला, ठीक है, तो अकोला क्या हो गया? अब ये गांव विशेष हो गया, नगर विशेष हो गया अकोला। किसी जिले का नाम ले लिया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, तो इसमें अब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, किसी राज्य का मैंने नाम ले लिया, जैसे राजस्थान अभी बात करी तो गुजरात, तो फिर इसमें ये इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे हम अगर किसी पशु के बारे में बात करें, जैसे पशु, पशु बहुत सारे होते हैं पशु, तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें जातिवाचक। फिर मैंने कहा कि जानवर, ठीक है, जानवर, तो भी जानवर भी बहुत सारे हैं, पशु बहुत सारे हैं, पक्षी है, कोई सा भी ले लो। लेकिन अगर उनके कुछ नाम रख के, जैसे महाराणा प्रताप के जो हाथी था ना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। अब मैंने कहा राम प्रसाद, तो राम प्रसाद अब हाथी विशेष का नाम हो गया, पशु विशेष का नाम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा आपके? राम प्रसाद। अगर मैंने हाथी भी लिख दिया, तो हाथी भी तो बहुत सारे होते हैं, हाथी तो हम गुणों के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं, तो हाथी भी जातिवाचक है। लेकिन मैंने हाथी का नाम लिख दिया राम प्रसाद, तो फिर अपने क्या हो जाएगा? अपने राम प्रसाद व्यक्तिवाचक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक, वो लिख दिया तो आपके अलग से ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को समझ सकते हैं। तो हमें एक चीज समझनी है इसमें, यह कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होगी जहां पे उसके जैसी दुनिया में और कोई चीज नहीं होगी। जैसे मैंने कहा गंगा नदी, अगर हो सकता है कि संयोग से किसी का नाम भी मिल गया, लेकिन वो गंगा तो नहीं है ना, जो अपने जैसे कि कोई विश्व में और कई किसी भी देश में अगर गंगा नाम की कोई नदी बह रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने ये इधर गंगा जो भारत में बह रही है, वो इस गंगा नदी क्या वहां बह रही है? क्या नहीं बह रही है, तो इसका मतलब वो फिर अलग है। ठीक है, तो वो उसके जैसी नाम मिल सकता है, लेकिन वो नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। और अगर वो वॉइस होती, जैसे देश है भारत है, ऐसे ही अगर और कोई देश है, भारत है, भारत के जैसा कोई देश नहीं, तो भारत तो संज्ञावाचक है। लेकिन हमने कहा देश, तो देश तो जो भारत के जो गुण है वो उसमें भी होंगे, लगभग जो एक देश होने के लिए जो गुण चाहिए वो उसमें भी होंगे, तब तो वो देश कहलाएगा।
तो इस आधार पे आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में भेद कर सकते हैं। ये भेद तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी हमें किसी भी शब्द को सिर्फ देखने मात्र से हम ये पता नहीं लगा सकते। अभी मैंने जैसे आपको बताया नहीं कि शब्द भी अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं है। अगर हम पूर्ण इकाई की बात करें तो वाक्य होता है, क्योंकि शब्द का भी क्या अर्थ निकलेगा वो वाक्य से पता चलेगा, जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमने ये संज्ञाएं तो देख ली, लेकिन अब इनका भी वाक्य में किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग हुआ है, उसके आधार पे किस हिसाब से वो आई है, उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक वाक्य देता हूं जिसमें संज्ञा कौन सी है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, हम वाक्य में प्रयोग करके भी इनका देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो सकता है वाक्य में, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे देखो एक वाक्य देता हूं, नेताजी के कारण, नेता जी के बलिदान के कारण आज हर घर में सुभाष पैदा हो रहे हैं। दोस्तों अपने जो प्रश्न बनेंगे ना कंपटीशन एग्जाम में, वो प्रश्न ऐसे बनेंगे। अब इनमें से कोई एक जो शब्द है ना उसको रेखांकित करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेताजी को रेखांकित कर दिया और यहाँ पे सुभाष को रेखांकित कर दिया। अब ये पूछेंगे कि रेखांकित शब्द में बताइए संज्ञा कौन सी है। जैसे ये वाक्य, नेताजी के बलिदान के कारण आज हर घर में सुभाष पैदा हो रहे हैं। अब देखो वैसे अगर आप बात करो कि नेता में कौन सी संज्ञा, यूं ही पूछ लिया, वाक्य में नहीं है और पूछा आपसे कि नेता में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों आप कहोगे कि नेता तो बहुत सारे होते हैं और नेता में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर इस नेता में पूछा है अंडरलाइन करके, तो बताओ अब यहाँ पे कौन से कि नेताजी के बलिदान के कारण, तो ये यहाँ पे नेताजी आया जरूर है, लेकिन ये नेताजी किसके लिए आया है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। अब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो इसका मतलब अब बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अब इसमें कौन सी संज्ञा दोस्तों हो जाएगी, तो अब इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी हम ऐसे ही बात करें कि नेता जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो नेता शब्द में अगर ये वाक्य में नहीं आता है तो जातिवाचक है, लेकिन इस प्रकार का अगर वाक्य आ जाता है तो वो कौन सी हो जाएगी, आपके व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे देखो सुभाष किसी का नाम है, ठीक है, सुभाष किसी का नाम है, तो इसमें तो व्यक्तिवाचक है। आपको यूं ही पूछ ले कि बताओ सुभाष में कौन सी संज्ञा है, तो सुभाष में तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अब इस वाक्य में हमसे पूछे अंडरलाइन करके कि बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है, तो देखो नेताजी के बलिदान से हर घर में सुभाष पैदा हो रहे हैं। हर घर में सुभाष पैदा होने का मतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुणों वाले लोग पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे सुभाष एक नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं, तो यहाँ पे सुभाष में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो हमें वाक्य से पता चलेगा कि उसमें कौन सी संज्ञा है। और हम उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो पंजाब में सरदार रहते हैं, सरदार रहते हैं, ठीक है, एक तो अपने सामने ये वाक्य है और इस सरदार को और पंजाब को अंडरलाइन कर दिया और हमें कहा कि बताओ इसमें कौन सी संज्ञा। एक तो ये वाक्य, एक और वाक्य इसी से मिलता जुलता और लिखते हैं हम। एक वाक्य है अपने देश के एकीकरण में, देश के एकीकरण में सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, देश के एकीकरण में सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसमें भी अंडरलाइन कर दिया, किसको, सरदार को अंडरलाइन कर दिया और हमसे ये पूछा कि बताओ अब इनमें कौन सी संज्ञा है। अब देखो आप यहाँ पे, वैसे पंजाब तो किसी राज्य विशेष का नाम आ गया, तो फिर अब ये पंजाब कौन सा है, भाई राज्य का नाम है अपने, ठीक है, तो राज्य का नाम है, तो इसमें तो इस पंजाब में कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, तो राज्य का नाम है। अब पंजाब में सरदार रहते हैं और सरदार यहाँ पे क्या है, किसी जाति का, जो एक जाति विशेष जो पंजाब राज्य में निवास करती है, इसका मतलब जाति है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। पूरा वर्ग है,
भाई सरदारों का एक वर्ग होता है, तो ये जातिवाचक है। अब देखिए इस वाक्य में आप देखना, देश के एकीकरण में सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये जो सरदार है, अब इस वाक्य को पढ़ने पे हमें पता चल रहा है कि ये देश के एकीकरण में पंजाब के सारे सरदारों ने नहीं भाई, ये जो सरदार है ना वो तो गुजरात का सरदार है, और वो सरदार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो अब इस सरदार में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको पता लगाना है। देखो एक और चीज देखो आप, जैसे ये पंजाब आया, इसी पंजाब का हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक और कौन सा उदाहरण है पंजाब का? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो ये है सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। कहते हैं, आपने जीके में पढ़ा होगा कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो सांचौर को राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? पंजाब कहते हैं। अब ये पंजाब है, आपको ऐसे अंडरलाइन करके दे देगा, बताइए इस पंजाब में कौन सी संज्ञा है? तो एक पंजाब तो वो राज्य, एक पंजाब इसको किसको कह रहे हैं? अपने सांचौर को कह रहे हैं। तो फिर बताओ इस पंजाब में कौन सी है? तो दो हो गए, और दो होते ही तो आपके क्या हो जाएगा? इसमें दो हो गए, तो दो होते ही अपने इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें अपने संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। अब देखो ऊपर वाले वाक्य में अपने पंजाब में, यहां पे तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, और यहां पे पंजाब में कौन सी संज्ञा दोस्तों? तो जातिवाचक संज्ञा। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमें क्या नहीं बनना है? हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। वो उस वाक्य के हिसाब से उसके अर्थ में क्या हो जाता है दोस्तों? परिवर्तन हो जाता है। और अगर हम उदाहरणों की बात करें तो क्या हो सकता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। आपने जीके में पढ़ा होगा, कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल को कहते हैं। नारायणा, बैराना, सांबर, जयपुर, आमेर के आसपास दादू दयाल के क्या चलते हैं? थांबे चलते हैं। दादू दयाल का जन्म वैसे गुजरात में हुआ। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। देखो एक तो आपके जिसे दादू दयाल पूछे कि दादू दयाल में कौन सी संज्ञा है, तो भाई दादू दयाल तो वही अपने दादू जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दादू जी के बारे में बात हो रही थी, कौन सी है? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब यहां पे दे दिया कि बताओ कबीर में कौन सी संज्ञा है? कबीर में कौन सी संज्ञा है? तो एक तो अपने कबीर जिनका जन्म मगर मतलब जिनका जन्म कहां पे हुआ? अपने काशी में जन्म हुआ था, वो वाले कबीर, निर्गुण संत कबीर। ठीक है, और एक दादू दयाल को भी कह रहे हैं। अगर किसी की उपाधि वगैरह किसी की उपाधि दे दी जाए तो वहां पे क्या होता है? आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो एक तो दादू दयाल और एक वो वाले कबीर, तो फिर इस कबीर में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे लिख दूं मैं कि कबीर ने बीजक की रचना करी, कबीर का ग्रंथ बीजक है। बीजक कबीर की रचना का नाम है, जिसके 3 भाग है, साखी, शब्द और प्रमेयनी। बीजक है, कबीर का ग्रंथ बीजक है। अब यहां पे पूछ लिया कि कबीर में कौन सी है, तो ये तो कबीर अपने उन्हीं कबीर की बात हो रही है। तो ये कबीर कौन सी है दोस्तों? व्यक्तिवाचक। कौन सा है ये? इस कबीर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि उस कबीर में कौन सी संज्ञा है? अपने जातिवाचक संज्ञा उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग हो सकता है और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने जातिवाचक के 2 भेद माने, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इनको अलग से भी मान सकते हैं, कुछ साथ में भी मान सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दोस्तों 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद? तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। एक तो कौन सा भेद है? एक तो है अपने द्रव्य या फिर क्या कहेंगे उनको? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। और एक कौन सा हो जाएगा? समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदाय वाचक। ठीक है, द्रव्य या पदार्थवाचक कौन से दोस्तों? तो द्रव्य या पदार्थवाचक में आपने देखा होगा कि अपने जो पदार्थ होता है ना, उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो कौन सा होता है? ठोस, एक होता है तरल, और एक कौन सा होता है? गैस। तो ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं, जैसे ठोस में पदार्थ आएगा, जिसको पदार्थ में भी आप इसको ऐसे समझोगे कि जिसको गिना नहीं जाता है, जिसमें क्या होगा? नापतोल होगा। क्या होगा उसमें? नापतोल। या उसमें क्या होगा? परिमाण होगा, परिमाण। जिसमें नापतोल या परिमाण मात्रा, जैसे ठोस में क्या हो जाएगा? लोहा,
चांदी, सोना, ठीक है, कोई भी धातु का नाम आ जाएगा। तरल में क्या हो जाएगा आपके, पानी, घी, पेट्रोल, डीजल, ये आदि में क्या है दोस्तों, द्रव्य या पदार्थवाचक है। गैस में आपके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे सारी गैसों के नाम हो सकते हैं, इधर भी बहुत सारे नाम और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, द्रव्य या पदार्थवाचक। जैसे हम अगर इसे समूह या समुदायवाचक की बात करें तो वो क्या करेंगे, समूह का बोध कराएंगे। जैसे समूह का बोध कौन कौन से शब्द कराते हैं, तो समूह का अगर हम बोध की बात करें तो समूह का बोध अपने कराएंगे कौन, जैसे सेना, झुंड, रेवड़, दल, गुच्छा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो शब्द हो सकते हैं जो किसका बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। वो समूह या समुदायवाचक संज्ञा वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी, ठीक है। तो एक और बात आपको यहां से ध्यान रखनी है कि अगर ऑप्शन में इनमें द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक जो दे रखा है तो हमें वो करना है। अगर ऑप्शन में ही नहीं होता है तो आप एक बात नोट डाल के लिखोगे, फिर आपको क्या करना है, ठीक है। तो नोट, विकल्प में यह नहीं होने पर, यह का क्या है यहाँ पे, यह क्या है, द्रव्य या पदार्थवाचक, मतलब इनमें से जैसे चांदी पूछ लिया और द्रव्यवाचक विकल्प में नहीं है, ठीक है। तो आप वहां पे फिर क्या करोगे, विकल्प में यह नहीं होने पर इनमें जातिवाचक संज्ञा ही माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर विकल्प में नहीं है, जैसे सेना पूछा और विकल्प में समुदायवाचक नहीं है, तो आप उसको जातिवाचक संज्ञा लगा देना तो भी आपके सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात करी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम दोस्तों बात करने वाले आगे की अपनी जो संज्ञा है वो कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, तो वे संज्ञा शब्द जो भावों का बोध कराते हैं। भाव कौन से, अपने जो मन के भाव होते हैं जिनको न तो हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो भावों का बोध कराते हैं क्या कहलाएंगे, वो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द किसे कहेंगे, जो भावों का बोध करेंगे। भावों का बोध को कैसे कराएंगे, कि भाव पहली बात तो कहते किसे, तो भाव किसे कहेंगे, जिसको न तो हम छू सकते हैं ना हम जिसको देख सकते हैं। जैसे बूढ़ा है कोई व्यक्ति, तो हम वो बूढ़ा व्यक्ति है, वो हमें बूढ़ा व्यक्ति दिख भी रहा है, बूढ़े व्यक्ति को हम छू भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बुढ़ापा है उसको हम सिर्फ क्या करेंगे, महसूस करेंगे। कोई बच्चा है, बच्चा हमें दिख रहा है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, बच्चा जातिवाचक है, लेकिन अब उसको हम बच्चा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बचपन है, तो बचपन वो क्या है, भाववाचक है। तो ऐसे भाववाचक बनते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। लिखो एक बात हम और नोट डाल के लिखेंगे, नोट, भाववाचक संज्ञा विकारी व अविकारी शब्दों से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या करेंगे हम, विकारी और अविकारी, अव्यय से भी बनेगी और अपने विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनेगी, ठीक है। अब देखो हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। एक हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक।
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना है, कौन सा क्रिया से बना है, कौन सा विशेषण से बना है, ऐसा प्रश्न अपने आता है। जातिवाचक संज्ञा से जैसे हम देखें बच्चा, बच्चा एक जातिवाचक है, बच्चा। अब इस बच्चे का भाववाचक क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, बचपन, बचपन। लड़का, लड़का क्या बन जाएगा, लड़कपन। ठीक है, भारत क्या बन जाएगा, भारतीय। भारतीय क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने भाववाचक शब्द हो जाएगा। भारतीय क्या होगा, एक भाववाचक शब्द होगा। मित्र, मित्रता, मित्रता। ठीक है, तो ऐसे जातिवाचक संज्ञा से हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, भाववाचक बना सकते हैं। जैसे बच्चा से बचपन या फिर बचपना, लड़का से लड़कपन, भारत से भारतीय, मित्र से मित्रता। ठीक है, और हम अगर आगे बात करें तो और हम दूसरा किससे बना सकते हैं, तो हम दूसरा बना सकते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से कैसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो जैसे विशेषण शब्द हम लेते हैं सुंदर, सुंदर एक विशेषण है। अब इसका हम भाववाचक या तो इसमें यह प्रत्यय लगाओ तो शब्द क्या बनेगा, सौंदर्य, या फिर इसमें ता प्रत्यय लगाओ और क्या बनेगा, सुंदरता। ठीक है, सौंदर्यता शब्द दोस्तों गलत होता है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि आपको सौंदर्यता शब्द नहीं लिखना होता है। जैसे लाल, लाल का क्या हो जाएगा, लाली। लाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाली, लाल, लाली। मिठा, मिठा क्या हो जाएगा, मिठास। मीठा का भाववाचक क्या बनेगा दोस्तों, मिठास, मीठा का भाववाचक बन जाएगा। मधुर, मधुर क्या बनेगा, माधुर्य, माधुर्य या फिर मधुरता, मधुरता। ठीक है, चतुर, चतुर क्या बन जाएगा, चातुर्य या फिर चतुरता। ठीक है, तो ये अपने विशेषण से हम भाववाचक बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और अगर हम आगे बात करें तो अपने क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा। जैसे क्रिया है अपना पढ़ना, क्या क्रिया है, पढ़ना क्रिया है अपना, पढ़ना, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा दोस्तों, पढ़ाई। ठीक है, दौड़ना तो भाववाचक बन जाएगा दौड़, दौड़। चलना भाववाचक बन जाएगा चाल। लिखना क्रिया है, भाववाचक बनेगा लिखाई, क्या बनेगा, लिखाई या लिखावट, लिखावट। या क्या बन जाएगा इसका, लिखना, लिखावट इसका भाववाचक बन जाएगा। हंसना, हंसना, हंसी, हंसना से क्या बन जाएगा, हंसी इसका भाववाचक बन जाएगा। और हम दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक। क्या हो रहा है, इतनी गलती क्यों हो रही, भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। ठीक है दोस्तों, तो हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो देखना आप, जैसे मैंने सर्वनाम शब्द लिया मम, मम से बनेगा ममता या फिर ममत्व, ममत्व। निज, निज, निजता,
निज से क्या बन जाएगा, निजता। तो इस प्रकार हम सर्वनाम से भी क्या बना सकते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अपना, अपनापन, अपना से क्या बन जाएगा, अपनापन। एक और बचा दोस्तों अपने, वो किसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, अव्यय से। अव्यय से, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक। तो देखो दोस्तों अव्यय से भाववाचक कैसे बनेगा, कि जैसे घोड़ा तेज चलता है, तेज, तेज का भाववाचक क्या बनेगा दोस्तों, तेजी। तेज का भाववाचक क्या बनता है, तेजी। ये किससे बना है, तो तेज एक अव्यय है। जैसे घोड़ा तेज चलता है, घोड़ा क्या करता है, तेज चलता है। दूर, दूर बैठा है, निकट बैठा है, क्रिया विशेषण, तो इससे क्या बनेगा, दूरी। निकट, निकट, निकटता, निकटता। समीप, सामीप्य, क्या बन जाएगा इसका, सामीप्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, आज संज्ञा के बारे में हमने बात करी कि संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा है वो दोस्तों ध्यान रखना आप कैसी होती है, अमूर्त रूप में होती है। अमूर्त रूप में का मतलब कि हमें वो सामने से दिखाई नहीं देती। तो एक बात ये भी हमें यहाँ नोट डाल के लिखनी है। क्या बात लिखेंगे हम दोस्तों, तो हम बात लिखने वाले हैं कि नॉट, नॉट, नॉट भाववाचक संज्ञा, भाववाचक वाचक संज्ञा हमेशा अमूर्त। ठीक है, ये ऑप्शन में दे सकते हैं, भाववाचक कौन सी संज्ञा अमूर्त होती है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अमूर्त का मतलब कि जो हमें दिखाई नहीं दे, जिसे हम सिर्फ क्या करें, महसूस करें। मूर्त का मतलब हमारे सामने जो हमें दिखाई दे वो मूर्त होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा अमूर्त होती है। ठीक है, जिसे सिर्फ क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। और उसको कितने प्रकार से बनाया जाता है, 5 प्रकार से बनाया जाता है। 5 प्रकार से देखो दोस्तों हमने कौन कौन से भी 5 प्रकार देखे, तो हम इन 5 प्रकार को हम देख चुके हैं यहाँ पे। किससे किससे बनता है, तो आप एक तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना सकते हो, एक आप विशेषण से भाववाचक बना सकते हो। फिर देखो इसमें से आप अपने क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है, और उसमें फिर 4 ऑप्शन दे देगा, कोई जातिवाचक का दे देगा, कोई क्रिया का दे देगा, कोई किससे दे देगा। तो आपको फिर वापस उसमें पहचानना है कि कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सी जातिवाचक शब्द है। फिर हमने विशेषण से भाववाचक बनाई, फिर हमने क्रिया से भाववाचक बनाई, और उसके बाद हमने सर्वनाम से और अव्यय से भाववाचक बनाई। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बना सकते हैं, 5 प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज की क्लास में बात करी किसके बारे में, संज्ञा के बारे में, और हमने थोड़ी सी शब्द के बारे में बात करी। अब इसके बाद हम आगे की जो अपनी क्लास है वो कंटिन्यू रहने वाली है, और आगे की क्लास में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय ये आदि के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में क्या करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।